हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 7 है। आज हम लोग मगध का उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है और सारे धर्मों के बारे में भी पढ़ा है। तो आज हम लोग मगध राज्य का उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। मगध राज्य हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। अब बिंबिसार के बारे में पढ़ते। बिंबिसार के शासनकाल के बारे में। इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर को योजनाकार महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। तो बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो वो अजातशत्रु था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल्या देवी से विवाह किया। बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम है? कौशल्या देवी। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। एक पत्नी चेलना थी जिसको इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। तो अजातशत्रु की माँ का नाम क्या था? तो वो चेलना। प्रसेनजित ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत, जो पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। तो बिंबिसार का हत्या किसने किया? तो बिंबिसार का हत्या खुद उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था, जो कि 492 ईसा पूर्व में किया था। अब पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, इसका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। इसका उपनाम कुनिक था तथा इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु का नाम पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। इसके मंत्री वशकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथमुशल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। तो बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु उसके बेटे ने की और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। और 461 ईस्वी में ईसा पूर्व में 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की भी मृत्यु हो गई। उदयन अगला शासक बना जो 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में उदयन को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। उदयन और अजातशत्रु को भी पितृहंता कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इसके बाद शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। शिशुनाग नागदशक की हत्या करके उसके आत्मय शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की। इसे अवंती को जीत लिया। इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई।
अब पढ़ते हैं कालाशोक के बारे में। यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्रा को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। तो कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में, जो 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहा। महापद्म नंद, यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। तो महापद्म नंद जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्म नंद का दूसरा नाम भार्गव था। खाड़वेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। अब पढ़ते हैं घनानंद के बारे में। फ्रेंड्स, इस क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से याद कर ले। सारे शासक के बारे में हमेशा ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ध्यान से देखें और इसे याद करें। घनानंद के बारे में अब पढ़ते हैं। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसने जनता पर अधिकतर कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर लगाए जनता पर। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो घनानंद एक घमंडी शासक था जो जनता के हित में कोई काम नहीं करता था। यह अत्यधिक कर लगाकर जनता पर अत्याचार करता था और इसके दरबार में जब चाणक्य आया तो उसका भी इसने अपना अपमान किया। इसलिए नंद वंश का समाप्ति का कारण चाणक्य ही था, जो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर घनानंद की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता फिलिप द्वितीय था। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का गुरु कौन था? तो ये यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इसके बारे में हमेशा पूछे जाते हैं, तो सिकंदर का टॉपिक अच्छे तरीके से याद कर ले। वैसे तो ये सारे क्लास के जितने भी पॉइंट्स हैं आज के, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से ध्यान में रखें और याद कर ले। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीट झेलम का युद्ध किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। यह युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा देता है। भारत विजय अभियान में सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। तो सिकंदर कब भारत की धरती पर कदम रखा? भारत कब आया था? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए, निकेया, अलेक्जेंड्रिया, बुकेफेल्स या बुकाफेला। बुकेफेल्स शहर इसने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा तथा 325 ईसा पूर्व को वह स्थल मार्ग से भारत से लौट गया। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आए और 19 महीना तक वो भारत में रहे और 325 ईसा पूर्व को उन्होंने भारत को छोड़ दिया और यहाँ से वापस लौट गए। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में बुखार के कारण हो गई थी। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे।
नियाकर्स, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का समय अवधि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों की जानकारी ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, जैन व धर्म साहित्य के अनुसार क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस के अनुसार ब्रिशल, रोमिला थापर के अनुसार वैश्य, सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार क्षत्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका समय अवधि था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे उसको हरा करके, चाणक्य के साथ हरा करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य विष्णुगुप्त शर्मा ने चंद्रगुप्त की सहायता की। इसे 1000 कारसापन में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक संस्थापक बना। जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स के रूप में उल्लेखित किया है। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? तो चंद्रगुप्त के साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तो भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। इसने जैन धर्म का ग्रहण किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो उन्होंने जैन धर्म को माना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। तो कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो कुसुमपुर है। भारत में दास तथा विद्यमान नहीं थी। यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया था। विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहियान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों द्वारा बनाया गया था। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या, अराया, चोसिया, गेड्रोसिया, पाड़ोपामीसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो व एपियासनस देते हैं। चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सिकंदर अपने एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी जिनकी बेटी का नाम हेलेने था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया और इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया है जिसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम दिया गया जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसमें 570 बुर्ज और
64 मीनार है। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया है, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है और उसमें 15 अभिकरण व 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक है। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है जो संस्कृत भाषा में है और इसमें 15 अभिकरण है, 180 प्रकरण है और लगभग 4000 श्लोक है। यह राजनीति के विषय पर आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसने अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक थे। उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए थे और इन्होंने जैन धर्म का पालन किया था, जिसके अनुसार इन्होंने अपने अंतिम समय में जो कि 298 ईसा पूर्व में वो उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। अपने बेटा के लिए शासन त्याग कर श्रवण बेलगोला जो मैसूर में पड़ता है वहाँ चले गए और उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिए। अब पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा जाता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। बिंदुसार भी एक महान शासक था। यह एक सिजेरियन बेबी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो नोट में है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत गोशाल ने की थी। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोक्स I से 3 वस्तुएं मंगवाई: मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व सुप्ति ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार के अन्य नाम चीनी विवरण के अनुसार बिंदुपाल था। जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन था। स्ट्रेबो के अनुसार अलीड्रोक्स था। वायु पुराण के अनुसार भद्रसार था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे, अशोक के शासनकाल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।